माइक वेल्डन के पास नींबुओं की लूट है। 1 वर्ष की आयु में माइक बीमार पड़ा और अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां पर उसे पोलियो हो गया। 2 वर्ष की आयु में वह बैसाखियों से चलने में निपुण हो गया। 16 वर्ष की आयु तक बीमारी के बिगड़ते हुए प्रभावों से उसे अधरंग हो गया और वह व्हील चेयर पर आ गया। अगस्त 1971 में 21 वर्ष की आयु में उसकी $2.99 प्रति घंटे के एक इंजीनियरिंग क्लर्क के रूप में काम से छटनी कर दी गई। जैसा आप संभवतः सोच सकते हैं, 21 वर्ष के अधरंग से पीड़ित व्यक्तियों की श्रम के बाजार में ज़्यादा मांग नहीं है। तथापि समर्पित और उत्साही काम करने वाले की हमेशा मांग रहती है। अतः सिर्फ 1 महीने में माइक को रोकफोर्ड, इलियंस में एक सेवायोजन एजेंसी में, जो कि मैनेजमेंट रिक्रूट्स इंटरनेशनल इंक का हिस्सा थी, जो 1300 से अधिक लोगों को काम पर रखती है, भर्ती परामर्शदाता के रूप में नौकरी पर रख लिया गया। मार्च 1975 में सोनस्ट्रा बीच होटल में माइक वेडन का कंपनी का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ परामर्शदाता के रूप में अभिवादन किया गया। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं यदि आप दूसरों की जो कुछ वे चाहते हैं उसे पाने में पर्याप्त मदद करते हैं। इस सिद्धांत में विश्वास रखते हुए माइक दूसरों की सहायता करने में अपने जीवन को समर्पित कर रहा है और इसी के फलस्वरूप उसने 1974 में, जो कि मंदी का वर्ष था, $60,000 से अधिक कमाए। वह नहीं मानता कि वह किसी अपंगता से पीड़ित है। हर कोई इस बात से सहमत है कि उसके पास पराजितों वाली शिथिलता नहीं है। माइक सोचता है क्योंकि जीवन ने उसे नींबुओं की एक तरह से पूरी लूट दे दी है, तो वह उनसे शरबत भरा पूरा टब बना सकता है। त्रुटिपूर्ण कल्पना। एक क्षण के लिए वापिस द्वितीय विश्व युद्ध की ओर चलें। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि यह युद्ध तब शुरू हुआ जब जापानियों ने पर्ल हार्बर पर बमों से हमला किया। बहुत से लोग जो भूल गए हैं वह यह है कि बहुत से निष्ठावान जापानी अमेरिकी नागरिक पर्ल हार्बर को लेकर उतने ही परेशान थे जितना कि कोई 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी नागरिक हो सकता था। इन जापानी अमेरिकों में से बहुतों के साथ शर्मनाक व्यवहार किया गया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। जैसा कि इतिहास साबित कर चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने त्रुटिपूर्ण कल्पना की कि ये जापानी अमेरिकी गद्दार थे या हो सकते थे। अतः बहुत समझाने और आत्मचिंतन के बाद इस जापानियों में से बहुतों को युद्ध में उतरने और अमेरिका के लिए लड़कर अपनी निष्ठा साबित करने का एक अवसर दिया गया। 442वीं आक्रमणकारी रेजिमेंट टीम गठित की गई। इसमें जापानी अमेरिकियों को ही शामिल किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस रेजिमेंट ने अमेरिका के इतिहास में किसी अन्य रेजिमेंट की अपेक्षा कई अधिक मेडल और गौरव प्राप्त किए। युद्ध के बाद से इन जापानी अमेरिकियों के समूह से अमेरिकी लोगों की पहली पीढ़ी में सबसे अधिक कॉलेज स्नातकों की प्रतिशतता रही। उन्होंने उस स्थिति में, जो कि नकारात्मक और बहुत अधिक भावपूर्ण थी, सकारात्मक प्रतिक्रिया की। उन्होंने नींबू लिए और नींबू का शरबत बनाया। चार्ल्स गुडईयर का नींबू। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के कारण मिली जेल थी। जेल में रहते हुए गुडईयर ने कोई आह नहीं भरी, कोई शिकायत नहीं की। इसके बजाय वह रसोई में एक सहायक हो गया। वहाँ रहते हुए वह एक विचार पर काम करता रहा। इस प्रक्रिया में उसने रबड़ के वलीकरण की विधि खोज ली। उसका नींबू कैद खाने का दंड हमारा नींबू का शरबत बन गया। हमें बेहतर टायर मिल गए, जिसका मतलब है बेहतर यात्रा और बेहतर जीने का ढंग। मार्टिन लूथर
का नींबू उसका वाटरबर्ग किले में ठहरना था। उसका नींबू का शरबत बाइबल का जर्मनी में अनुवाद था। जॉन बनियोन का नींबू का शरबत प्लिमस प्रोग्रेस था। इसकी परिकल्पना कैद का दंड भोगते हुए की गई है। विजयी और नया चैंपियन। बहुत से लोग जो अखबार में खेलों वाले पृष्ठ पढ़ते हैं जानते हैं कि जिनी टनी विश्व का हैवीवेट चैंपियन बना था क्योंकि उसने जैक डेम्पेंसी को हरा दिया था। वे नहीं जानते थे कि टिनी नींबू को लेकर इसे नींबू के शरबत में बदलने की योग्यता रखता है। जब उसने शुरू में अपने मुक्केबाजी के करियर की शुरुआत की थी तो वह बहुत प्रबल मुक्केबाज था और किसी भी हाथ के प्रहार से प्रतिद्वंदी मुक्केबाज को पछाड़ सकता था। फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी अभियान दल के सदस्य के रूप में एक नुमाइशी मुकाबले में उसने अपने दोनों हाथ तोड़ लिए। डॉक्टर और उसके प्रबंधक ने उसे बताया कि अपने पंगुर हाथों के कारण वह कभी भी विश्व के हैवीवेट चैंपियन होने के अपने सपने को पूरा नहीं करेगा। टिनी परेशान नहीं हुआ और उसने कहा, यदि मैं एक मुक्केबाज के रूप में चैंपियन नहीं बन सकता तो मैं बॉक्सर के रूप में बन जाऊंगा। इतिहास बताएगा कि टिनी आत्मरक्षा की कला का विद्यार्थी था। वह सबके लिए में कदम रखने वाला सबसे सही तरीके वाला व निपुण बॉक्सर था। बॉक्सर के रूप में उसकी निपुणता ने उसी को जैक डेम्पेसी को हराकर विश्व का हेवीवेट चैंपियन बना दिया। मुक्केबाजी के विशेषज्ञों की आम सहमति है कि अगर टेनी अपने हाथ ना तोड़ता तो कभी भी हैवीवेट चैंपियन नहीं बन सकता था। वे कहते हैं कि टिनी कभी भी जैक डेम्पेसी के सामने मुकाबले में नहीं ठहर सकता था क्योंकि टिनी उसके सामने ठहर नहीं पता, इसलिए उसने बॉक्सर के रूप में अपनी निपुणता और तकनीक का प्रयोग किया और हैवीवेट चैंपियन हो गया। उसके दोनों टूटे हाथों का नींबू उसका विश्व की हैवीवेट चैंपियनशिप का नींबू का शरबत बन गया। मुझे आशा है कि अब तक पाठ स्पष्ट हो गया होगा। यदि जीवन आपको एक नींबू देता है तो आपके पास अपने नींबू के शरबत का मुख्य अवयव है। हमारे साथ क्या होता है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। अनुशासन, समर्पण, संकल्प व इच्छा के साथ हम सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं जो हमारी जीतने की संभावना को बहुत अधिक बढ़ा देती है। बुद्धिमान अज्ञानता एक नींबू और बहुत सारी इच्छा आपको जीवन से जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे पाने में मदद करती है। विफलता का मार्ग। विफलता का मार्ग असंख्यक लोगों की रेंगने वाली आकृतियों से भरा पड़ा है जो किसी भी सुनने वाले को समझा रहे हैं कि फला चीज़ क्यों नहीं हो सकती। इसी बीच उनसे आगे वे हजारों लोग निकल जाते हैं जिन्होंने यह नहीं सीखा कि क्या नहीं हो सकता। इसलिए वे अपनी बुद्धिमान अज्ञानता में जीवन के नींबू ले रहे हैं और उस चीज़ को कर रहे हैं। विफलता के मार्ग के इन निवासियों के पास अक्सर अधिक योग्यता और कम समस्या है, परंतु वे हारने से निराश अपनी शिथिलता के साथ लंगड़ा कर चलते रहते हैं। व्यापार समुदाय में सर्वाधिक लोकप्रिय बहानों या विचारगियों में से एक है, ये लोग भिन्न हैं अथवा यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये वे बहाने हैं जिन्हें एलरॉय कोस्टन, जो कि निर्माण के व्यापार में है, वैधतापूर्वक बना सकता था यदि उसे इनके बारे में मालूम होता। सौभाग्यवश एलरॉय, जो कि सिमिपिन स्ट्रक्चर्स का डीलर है, बुद्धिमानी पूर्वक अज्ञानी है। वह अपनी सीमाओं के बारे में नहीं जानता। क्रस्टन के क्षेत्र में 2 भारतीय सुरक्षित क्षेत्र हैं और इसकी सीमा में से 3 अन्य सुरक्षित क्षेत्र लगे हुए हैं। 1970 से जब से क्रस्टन और सिमिपिन मिले हैं तभी से सरकार ने इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ घोषित किया हुआ है। इस अवधि के दौरान हर वर्ष उसे उत्कृष्ट डीलर पुरस्कार मिला है और पिछले 3 वर्षों से वह
या तो व्यापार राशि में या इकाइयों में प्रथम स्थान पर रहा है। हालांकि एलरॉय कोस्टन के पास सामान्य रूप से व्यापार से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता की कमी है, परंतु जो कुछ उसके पास नहीं है उसे क्रोस्टन ने जो कुछ उसके पास है उसका लाभ उठाने से नहीं रोकने दिया। उसके सफलता के शस्त्रागार में धैर्य, विनम्रता, विश्वसनीयता, भरोसा और समझ जैसे सकारात्मक गुण हैं। पुराने फैशन के गुणों की एक और विजय लिखी है और बुद्धिमान अज्ञानता वाले एक अच्छे आदमी के सम्मान में अपना हैट उतारिए। अध्याय 3, डेविड और गोलियात। मैं इसका भुगतान करूंगा। डेविड लोफ्चिक की कहानी कई तरह से वस्तुतः वह हर बात कह देती है जो मैं इस पुस्तक में कहना चाहता हूँ। 1965 में कैनहास नगर में अमेरिका की चोटी के 6 वक्ताओं के साथ मैं एक सेमिनार में बोल रहा था। जब शनिवार की शाम को सेमिनार समाप्त हुआ तो मैं सोलिटर डिनर के लिए तैयार हुआ। तथापि जैसे ही मैंने एलिवेटर से मुलबैक होटल की लॉबी में कदम रखा तो मुझे विनीपेग मैनीटोब की बनी लोफ्चिक की गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। कहा जा रहा है हो जी। बहुत ही अच्छे व साफ सुथरे कपड़े पहने हुए उसने लॉबी के दूसरे किनारे से आवाज़ लगाई और हमेशा की तरह अपनी धीमी मुस्कान बिखेर, मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ बनी, मेरा जवाब था। फिर अपनी आंखों में चमक के साथ उसने कहा, जी मैं तुम्हें बताऊं कि यदि तुम मेरे साथ डिनर पर चलो तो उसका भुगतान मैं करूंगा। मेरा एक नियम है कि जब कोई मेरे डिनर का भुगतान करने का प्रस्ताव रखता है तो मैं उसे भुगतान करने देता हूँ। जैसे ही हम डिनर के लिए बैठे, बनी और मुझ में एक ऐसा तालमेल स्थापित हो गया कि वह बढ़कर आज हम दोनों में भाइयों और दोस्तों जैसा रिश्ता बन गया है। असल में मैं उसे ब्रदर बर्न ही कहता हूँ। उस रात हमने सामान्य प्रश्न पूछे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, इसी तरह की बातें। कुछ मिनटों बाद मैंने बर्नी से कहा कि वह सेल्स रैली में शामिल होने के लिए वाकई बहुत दूर से आया। उसने जवाब दिया, हाँ, परंतु यह उसके योग्य थी क्योंकि मुझे बहुत से अच्छे विचार जानने को मिले जो हमारे व्यापार को बढ़ाने में मदद करेंगे। मैंने फिर अपनी बात दोहराई कि विनीपेग से कैनहास सिटी बहुत दूर था और इतनी दूर यात्रा करने में खर्च भी काफ़ी आया होगा। बर्नी मुस्कुराए और उसने कहा, हाँ, परंतु मैं आभारी हूँ अपने बेटे डेविड का कि मुझे धन की चिंता नहीं करनी पड़ती। मैंने कहा, यह तो एक कहानी सी लगती है, क्या मुझे इसके बारे में बताएंगे। इस निमंत्रण पर बर्नी ने अपना दिल खोल दिया और मुझे जो कुछ बताया वह मेरे द्वारा अब तक की सुनी गई सबसे रोमांचकारी कहानियों में से एक है। जब हमारा बेटा पैदा हुआ तो एक तरह से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमारे पहले दो बेटियां थीं और जब डेविड पैदा हुआ तो हमारा परिवार पूर्ण हो गया। तथापि इससे ज़्यादा समय नहीं बीता था कि हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसका सिर उसके शरीर के दाईं ओर को अधिक झूलता सा रहता था और एक सामान्य स्वस्थ बच्चे की अपेक्षा उसके मुंह से लार अधिक निकलती थी। हमारे पारिवारिक डॉक्टर ने हमें आश्वस्त किया कि कोई गड़बड़ नहीं है और डेविड इस समस्या से उबर जाएगा। तथापि अपने दिलों की गहराई में हम बेहतर जानते थे। हम उसे एक विशेषज्ञ के पास ले गए जिसने उसकी समस्याओं को पाँव फिरे रोग के विपरीत बताया। उन्होंने कई हफ्तों तक उसका इलाज करवाया। आपका बेटा स्पेस्टिक्स है। हम जानते थे कि समस्या अभी भी कई अधिक गंभीर है, इसलिए हम डेविड को कनाडा के एक चोटी के विशेषज्ञ के पास ले गए। पूरे परीक्षण के बाद उसने हमसे कहा, यह छोटा बच्चा स्पेस्टिक्स है, इसे दिमागी फोलिज है और यह कभी भी चल नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा और 10 तक भी नहीं गिन पाएगा। उसने फिर हमें सुझाव दिया कि हमें बच्चे के भले के लिए और परिवार के अन्य सामान्य सदस्यों के भले के लिए उसे किसी स्पेस्टिक्स बच्चों की संस्था में भर्ती कर देना चाहिए।
अपनी आंखों से आग उगलते हुए बर्नी ने कहा, आपको मालूम है जिग, मैं खरीदार नहीं हूँ, मैं एक विक्रेता हूँ, और मैं अपने बच्चों को सब्जी की तरह नहीं देख सकता था। मैंने उसे एक मजबूत प्रसन्न और स्वस्थ बच्चे के रूप में देखा था, जो बड़ा होकर एक पुरुष बनेगा और एक भरा पूरा रचनात्मक जीवन जिएगा। यह सोचकर मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या उसके संजान संज्ञान में कोई ऐसी जगह है जहाँ हम मदद के लिए जा सकते हैं। डॉक्टर ने एक तरह से हठीले लहजे में कहा कि उसने हमें सर्वोत्तम सलाह दी है, और यह कहकर वह खड़ा है हो गया मानो मुलाकात का समय समाप्त हो गया हो। जब बर्दन बर्न ने मुझे यह कहानी सुनाई तो उसने एक महत्वपूर्ण बात कही। विशेषज्ञ से मिलकर केवल एक बात हुई है कि हमने किसी ऐसे डॉक्टर को ढूंढने का निश्चय कर लिया जिसकी रुचि समाधानों में हो, जो समस्याओं से भराभूत ना हो, समाधान के प्रति सचेत ना कि समस्या के प्रति सचेत। लोफ्चिक की तलाश खत्म होने से पहले वे डेविड को लेकर 20 से भी अधिक विशेषज्ञों के पास गए। हर एक ने उनसे वही कहानी कही और वही सलाह दी। अतः उन्होंने शिकागो में डॉक्टर प्लस्टन के बारे में सुना। वह दिमागी फौलिज के क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक विद्वान माना जाता था। उसके पास पूरी दुनिया से रोगी आते थे कि और वह एक वर्ष से भी अधिक समय के लिए बुक था। क्योंकि डॉक्टर प्लस्टन केवल दूसरे डॉक्टर के माध्यम से काम करता था, इसलिए बर्नी ने अपने पारिवारिक चिकित्सक की सहायता ली। डेविड पर किए गए सभी परीक्षण डॉक्टर प्लस्टन को भेजे गए और मुलाकात के समय के लिए संपर्क किया गया। दुर्भाग्य से डॉक्टर प्लस्टन इतने अधिक व्यस्त थे कि उन्होंने डॉक्टर को कुछ दिन बाद फिर से संपर्क करने के लिए कहा। जब डॉक्टर ने बर्नी को यह सूचना दी और कहा कि और कुछ इससे अधिक नहीं किया जा सकता, तो बर्नी ने मामला अपने हाथों में ले लिया। उसने तय किया कि देखते हैं अगर डॉक्टर प्रेस्टन से डेविड के लिए मुलाकात का समय मिल जाए। बहुत प्रयास के बाद एक दिन शाम को बर्नी का टेलीफोन से उनका संपर्क हो गया। उसने डॉक्टर प्रेस्टन को अगले किसी निरस्त हुए मुलाकात के लिए समय के लिए डेविड की प्रतिश्रित सूची में रखने के लिए मना लिया। सिर्फ 11 दिनों के बाद एक अवसर आया और डेविड को डॉक्टर प्रेस्टन और अपनी नीति से मुलाकात का समय मिल गया। उम्मीद ने बहुत देर में अपना खूबसूरत परंतु समझ में ना आने वाला सिर हिलाया। यह एक स्वागत योग्य नज़ारा था और लोफिचिक से ने इसे गले लगा लिया। गोलियात बीमारी को यह मालूम नहीं था, परंतु उसके सामने एक बिल्कुल नया प्रतिद्वंदी था। घंटों के परीक्षणों के बाद रोग वही निकला। डेविड प्रेस्टिक था। लोफिचिक परिवार ने महसूस किया कि उनके बेटे को जीवन में एक अवसर प्रदान कराने के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं थी। अतः उन्होंने जिज्ञासापूर्वक पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर प्लस्टन और उसके चिकित्सा विशेषज्ञ ने अपने निर्देशों को बारीकी से समझाया। उन्हें बताया गया कि उन्हें डेविड से तब तक मेहनत करानी है जब तक कि वह गिर ना जाए, और फिर उन्हें उससे और मेहनत करानी है। उन्हें उसे बर्दाश्त की हद से आगे तक धकेल कर ले जाना और फिर और आगे धकेलना है। उसने बर्नी और एलन को पूरी तरह बता दिया कि यह एक लंबा, मुश्किल और कभी कभी स्पष्ट रूप से निराशाजनक संघर्ष होगा। उसने जोर दिया कि एक बार इस कार्य को शुरू करने के बाद उन्हें इसे अनिश्चित काल तक करते रहना होगा। उसने स्पष्ट व जोर देकर कहा कि अगर उन्होंने उस काम को छोड़ दिया, उसमें कमी कर दी, तो डेविड वापिस अपनी स्थिति में आ जाएगा और उनके द्वारा किया गया श्रम व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, डेविड के लिए गोरथियात के विरुद्ध लड़ाई वाकई शुरू हो गई थी। लोफ्चिक परिवार को अब उम्मीद थी और उम्मीद में विश्वसनीयता थी। वे हल्के कदमों से और हल्के दिन के साथ घर की ओर चल दिए और आगे वाले युद्ध के लिए उन्हें खुद को तैयार कर लिया। एक शारीरिक चिकित्सक विशेषज्ञ और एक बॉडी बिल्डर की सेवा ली गई और घर के बेसमेंट में एक छोटा सा जिम बना दिया गया। शारीरिक श्रम और मानसिक कठोरता उनका दैनिक नियम बन गया। महीनों के पीड़ादायक और समर्पित प्रयासों के बाद उम्मीद की हल्की किरण दिखाई देनी शुरू हुई। डेविड चलने लायक हो गया। हालांकि उसे इस काम में बहुत समय लगा, परंतु वह अपने शरीर की लंबाई के बराबर चल पड़ा।
एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। वह तैयार है। फिर एक और कामयाबी हासिल हुई जब उस चिकित्सक विशेषज्ञ ने फ़ोन करके बर्नी को वापस छोड़कर घर आने के लिए कहा। जब बर्नी घर पहुंचा तो स्टेज तैयार था। डेविड एक बहुत बड़े प्रयास के लिए तैयार था। वह एक पुश अप की कोशिश करने वाला था। एक वयस्क आदमी द्वारा भी जिसकी कभी बराबरी ना की जा सके। उस कोशिश के लिए 6 साल से भी कम उम्र के बच्चे ने अपनी सारी आर्थिक ताकतों को पुकारा। जैसे ही उसका शरीर चटाई से उठना शुरू हुआ, उसकी भावनात्मक और शारीरिक थकान इतनी अधिक थी कि उसके छोटे से शरीर पर 1 इंच भी सूखी त्वचा नहीं थी। चटाई ऐसी दिख रही थी मानो इस पर पानी बिखेर दिया गया हो। जब वह पुशअप पूरा हो गया, डेविड चिकित्सा विशेषज्ञ, माँ और डैडी सभी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, जो साफ तौर पर साबित करते हैं कि खुशी आनंद नहीं है, यह जीत है। यह कहानी तब और महत्वपूर्ण लगती है जब आप समझ जाते हैं कि अमेरिका के एक अग्रणीय विश्वविद्यालय ने डेविड की परीक्षा लेकर पाया कि उसके शरीर के दाएं हिस्से में कोई मोटर कन्फेक्शन नहीं है और उसके संतुलन की बुद्धि ऐसी थी कि उसे चलना सीखने में गंभीर परेशानियां आएंगी और वह कभी तैर नहीं पाएगा, स्केटिंग नहीं कर पाएगा या साइकिल पर नहीं चढ़ पाएगा। हाँ, गोलियत की बीमारी चाट रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि गोलियत से छुटकारा पाने के दौरान डेविड अनुभव से सच में जीवन के कुछ महान पाठ सीख रहा था। उसकी प्रगति स्थिर थी और चिकित्सा विशेषज्ञ की नज़र में दर्शनीय थी। डेविड सच में एक प्रशंसनीय लड़का है जिसने बेहिसाब प्रगति की, परंतु जिसे देखकर आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उसके माता पिता ने डेविड को एक जीवंत बढ़ते हुए लड़के की तरह देखा था जो हर तरह से अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहा था। आज इस छोटे लड़के ने अपनी चौथी साइकिल त्यागी है, सिवाय उन अवसरों के जब या तो इतना गर्म मौसम हो कि वह बर्फ पर स्केटिंग ना कर पाए, या जब वह अपनी कार ड्राइव नहीं कर रहा हो। बर्फ पर स्केटिंग करना सीखना पीड़ादायक था। भले ही उस स्केट्स पर हॉकी स्टिक का सहारा लेकर खड़ा होना सीखने में ही उसे लगभग 1 वर्ष लग गया, परंतु वह हर रोज उस काम के पीछे लगा रहा। उसने अपनी बाधाओं को पार करने के लिए जो भी जरूरी था किया और उसमें इतना अच्छा सफल हुआ कि उसने स्थानीय हॉकी टीम में बाई विंग के लिए खेला। इन सफलताओं के बाद भी डॉक्टर अभी भी कहते थे कि उसे तैरने में लगभग 2 वर्ष लगेंगे, परंतु वह 2 हफ्ते में ही तैरने लगा था और पहली ग्रीष्म ऋतु खत्म होने से पहले तैराकी करने लगा था। डेविड ने एक दिन में 1000 पुश अप तक किए और एक बार बिना रुके 6 मील तक दौड़ लगाई। 11 वर्ष की आयु में उसने गोल्फ पकड़ा और उसमें भी उतना ही उत्साह व संकल्प लगाया जितना उसने जिंदगी के हर काम में लगाया था। परिणाम वह पहले ही 90% सफल हिट का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। डेविड को बड़ा होते देखना और यह जानना बहुत रोमांचकारी है कि वे समस्त गुण जो वह विकसित कर रहा है और शारीरिक रूप से और शैक्षणिक रूप से सफल होने के लिए जो सिद्धांत लागू कर रहा है, वे उसे अपने प्रयासों के चुने हुए क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएंगे। यह जानना भी बहुत रोमांच देने वाला है कि आप भी उन गुणों को विकसित कर सकते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं और जीवन में उसी तरह सफल हो सकते हैं जिस तरह डेविड हो रहा है। मानसिक रूप से डेविड उतने ही अच्छे आकार में है जितना शारीरिक रूप से। 1 सितंबर 1969 में उसे लड़कों के सेंट जॉन रेवन कोर स्कूल में स्वीकार किया गया। यह कनाडा के सबसे अधिक मांग में होने वाले स्कूलों में से है। 7वीं कक्षा में होते हुए डेविड ने 9वीं कक्षा के गणित में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उस छोटे बच्चे के लिए जिसे डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी 10 तक नहीं गिन पाएगा, वह बुरा प्रदर्शन नहीं था। 23 अक्टूबर 1971 को मुझे और मेरी पत्नी को डेविड गोलोफ्चिक के बारे में मिज़वाह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मेरी कामना है आप वहाँ पर डेविड को पुरुषत्व की ओर विशाल कदम उठाते हुए देखते हैं। स्पष्ट आँखें, स्थिर आवाज़
और अविचलित कदमों के साथ डेविड अमेरिका और कनाडा के अपने मित्रों व संबंधियों के एक बड़े समूह के बीच एक पुरुष हो गया है। उसका प्रदर्शन निश्चित रूप से उत्कृष्ट था, क्योंकि वह अपनी पूरी जिंदगी इस अवसर के लिए तैयारी करता रहा। हाँ, गोलियत स्पष्ट रूप से धराशायी हो चुका है, परंतु उसे साफ तौर से छुटकारा नहीं मिला और संभवतः कभी नहीं मिलेगा। डेविड को अपनी पूरी जिंदगी बहुत अधिक रूप से और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, यहाँ तक कि थोड़े से दिनों के लिए व्यायाम बंद करना बहुत महंगा पड़ सकता है। अन्य 19 वर्ष के चुस्त लड़कों की तरह उसे भी अपने मित्रों के साथ घूमना पसंद है। तथापि जब व्यायाम का समय आता तो डेविड समझता है कि उसे क्या करना चाहिए और वह जिम की ओर चल देता है। वास्तव में उसके पास यही सब कुछ नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता के अतिरिक्त उसके दो बड़ी बहनें हैं। वह मित्रों का अतिथि सेवक है और एक बहुत बड़ी संख्या रिश्तेदारों की है जो एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। डेविड के लिए फरवरी 1974 में एक बहुत बड़ी बात हुई जब डेविड के जीवन पर $10 लाख की पूर्व जीवन बीमा पॉलिसी जारी की गई। पॉलिसी मानक आधार पर जारी की गई, जिसे मेरे सज्ञान में एक दिमागी फौलिज के शिकार व्यक्ति द्वारा इस समझौते के लिए पहली बार सफल होना कहा जाएगा। उपलब्धि सकारात्मक है। जो लोग लोफ्चिक परिवार को जानते हैं वे आपसे फौरन कहेंगे कि हर एक सदस्य ने डेविड के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके साथ बढ़ने की सुविधा प्राप्त की। प्रत्येक सदस्य उत्कृष्ट है और प्रत्येक ने परिवार व समुदाय के लिए योगदान दिया। उदाहरण के लिए बर्नी के व्यवसाय की वृद्धि भी उसी तरह आश्चर्यजनक रही है। बर्नी मेरे परिचितों में आज तक सबसे अधिक पूर्णतः शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति है। उसने आधिकारिक तौर पर 7वीं कक्षा पास किया, परंतु वह जीवन का हर दिन स्कूल में बिताता है। वह हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है और उसके श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रयास उसे मेरे परिचित व्यापारियों मित्रों में व्यापार की सबसे अधिक समझ रखने वाले व्यक्ति के स्थान पर ले जाते हैं। जरूरत के कारण बर्नी ने अपने व्यापारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में परिश्रम और समझदारी के साथ काम किया। 7 वर्ष की अवधि तक उसने हर हफ्ते 7 दिन 7 रात काम किया और इस पूरी अवधि में केवल एक रात की छुट्टी ली। यह कौशल अकेला ही साफ तौर पर उसकी लगन, संकल्प, इच्छा और समर्पण को दर्शाने के लिए काफ़ी है। अपनी तलाश में बर्नी ने खोजा कि एक सफल व खुश जीवन में आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं, अगर आप दूसरे जो चाहते हैं उसे प्राप्त कराने में उनकी पर्याप्त मदद करते हैं। इस सिद्धांत को अपने व्यापार में लागू करके उसने कनाडा की सबसे बड़ी कुकरवेयर कंपनी बना ली और इस प्रक्रिया में आर्थिक सफलता हासिल की। किसी भी पैमाने से डेविड और वे सभी जिन्होंने उसकी मदद की काफ़ी कामयाब हैं। यह एक टीम की लड़ाई थी और टीम की जीत और हर किसी ने गोलियत को धराशायी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर कोई उसे वहीं पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सभी अवयव डेविड लोफ्चिक की कहानी को ध्यान में रखते हुए आइए शिखर के लिए सोपान चार्ट पर वापस चलें। बच्चे के रूप में डेविड के पास अपनी स्वस्थ छवि नहीं थी, जो कि चार्ट की पहली पायदान है। तो भी उसके माता पिता की नज़रों में वह एक विशिष्ट छोटा बच्चा था जो जीवन में अपना हिस्सा प्राप्त करने का पात्र था। उन्होंने डेविड को वैसा ही देखा जैसा वह आज है और अपने आप को उसे वह अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम देखा था। आज डेविड के पास अपनी स्वच्छ छवि है, जिसके परिणाम साफ तौर से जाहिर हैं। आपके शिखर के लिए सोपान की दूसरी पायदान आपका दूसरों के साथ रिश्ता है। स्पष्ट रूप से बहुत से लोग थे जिन्होंने डेविड लोफ्चिक की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। डॉक्टर्स, नर्स, चिकित्सा विशेषज्ञ, अध्यापक आदि सभी की भूमिका रही है। माता पिता डेविड और इस काम में शामिल व्यवसायी लोगों के बीच रिश्ते से उपजे धैर्य व प्यार के कारण खून, पसीना और आंसू सब के सब अधिक सहनीय बन गए थे। सौभाग्य से उसे वह
सहायता मिली जिसकी उसे जरूरत थी और वह विजयी हो गया। वे लोग भी जिन्होंने डेविड की मदद की विजयी थे, क्योंकि वह वही सबसे ऊंचा चढ़ता जो दूसरों की ऊपर चढ़ने में मदद करता है। तीसरा कदम जिसको हमने शामिल किया था वह था लक्ष्य। उन ध्येयों को कैसे निर्धारित करें और उन ध्येयों तक कैसे पहुँचें। ध्येय निर्धारण का एक पहलू डेविड की कहानी में स्पष्ट था। परिणाम परिवार द्वारा डेविड के लिए ध्येय निर्धारण के साथ ही बर्नी ने अपने व्यक्तिगत कार्य संबंधी और आर्थिक ध्येयों का भी निर्धारण किया। शुरू में बर्नी डेविड के इलाज का भारी बोझ आसानी से नहीं उठा पाया, परंतु उसने वही किया जो चैंपियन हमेशा किया करते हैं। उसने समय के अनुसार अपनी काबिलियत दिखाई। अब वह जीवन में जो कुछ भी चाहता था सब पा रहा है, क्योंकि उसने डेविड का अन्य लोगों की जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कराने में मदद की है। चौथा कदम सोचने का सही तरीका, जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र घेरता है। वो डेविड लोचिक की कहानी इसे पूर्णता से बयान करती है। एक वक्त में एक दिन काम करने का, एक वक्त में एक कदम उठाने का, रुकावटों को सफलता का साधन बना लेने का और नकारात्मक स्थितियों में सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने का परिवार का नज़रिया डेविड को बता दिया गया था। उन्होंने उसे एक नियंत्रण खुराक दी कि डेविड तुम यह कर सकते हो। डेविड कपड़े पहनते वक्त, व्यायाम करते वक्त और अपने माता पिता के साथ स्कूल जाते वक्त उत्साहपूर्ण सकारात्मक कैसेट रिकॉर्डिंग सुनता था। रोजाना उसका परीक्षण पूर्व मिस्टर मैनिटोबा, सिड फुकेली और उसके माता पिता व नज़दीकी पारिवारिक मित्र उसके जीवन में सकारात्मक पहलुओं को और अधिक प्रभावशाली बनाते थे। आखिरकार समुचित मानसिक खुराक डेविड के जीवन का एक हिस्सा बन गई और जो आदतें उसने हासिल की हैं वे इतनी अच्छी थी कि उनसे उसकी वृद्धि और प्रगति निश्चित हो गई। पांचवा कदम कार्य के बारे में और डेविड की कहानी इस पर खरी उतरती है। आपको समझाने के लिए अगली बार जब कभी आप यह शिकायत करें कि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि डेविड लोचिक को याद रखें। वर्षों तक उसके लिए दिन में सिर्फ 21 घंटे होते थे, क्योंकि वह दिन में 3 घंटे दिमागी फोली से लड़ने के लिए शारीरिक युद्ध कसरत में लगाता था। आज भी उसके समय की मांग बहुत अधिक है। अगर वह हर रोज इस तरह काम नहीं करेगा तो उसका गोलियात रोग वापिस आ जाएगा। हाँ, उसे इतना काम करना पड़ता, परंतु डेविड और लोचिक परिवार जानता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप मूल्य अदा नहीं करते, मूल्य का आनंद लेते हैं। डेविड की कहानी छठे कदम में खूबसूरती से सही बैठती है, जो कि इच्छा की चर्चा है। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि सैकड़ों लोगों के साथ काम करके भी मैं किसी ऐसे परिवार से नहीं मिला जहाँ पर इच्छा इतनी स्पष्ट रही हो जितनी लौकिक परिवार में। उनकी डेविड के लिए उसको जीवन में अवसर प्रदान करने की प्रबल इच्छा उनके कार्यों में रूपांतरित हो गई, इसलिए उसे वह अवसर मिल सका। उन कार्यों में कुछ मुश्किलें थीं, वाकई मुश्किलें, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार का प्यार शामिल था और वह इतना गहरा था कि उसकी मांग थी वे अपने स्वाभाविक हमदर्दी व करुणा को भूल जाएं। कई बार जब बर्नी और इलन डॉक्टर के निर्देशन के अनुसार उन फीतों को कसते थे तो डेविड चिल्लाता था और उनसे उन्हें ढीला करने या बस एक रात के लिए खोल देने के लिए अनुनय करता था। बर्नी और इलन अपने बच्चे के लिए लगभग सब कुछ देने को तैयार थे, परंतु उनका प्यार इतना गहरा था कि डेविड के उस वक्त के आंसुओं को ना कह देते थे, जिसका अर्थ था कि वे उसके जीवन भर की तंदुरुस्ती और खुशी को हाँ कर रहे हैं। जब डेविड की कहानी पर गौर करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इस कहानी में शुरू से अंत तक चरित्र, ईमानदारी, प्यार, सत्यनिष्ठा, विश्वास, कर्तव्यनिष्ठा स्पष्ट झलकते हैं। इस पुस्तक के प्रथम खंड में मैंने कहा था कि इन गुणों में से जिसकी भी आप में कमी हो उसे आप हासिल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि डेविड की कहानी उसको स्थापित करती है। उसे देखकर
आपको यह मानना मुश्किल लगेगा कि उसके साथ कभी कोई खराबी थी। कई बार मैं सोचता था कि डेविड कितना अनोखा होता अगर वह एक सामान्य व स्वस्थ बच्चा होता। मेरे लिए उसके अधिक मजबूत, अधिक बड़े, अधिक चुस्त और फुर्तीले व्यक्ति के रूप में कल्पना करना कोई मुश्किल नहीं था। फिर एक दिन सच में ने मुझ पर बुरी तरह प्रहार किया। यदि डेविड की शुरुआत और अधिक रही होती तो वह और कम उपलब्धि हासिल कर पाता। मैं इस बात से सहमत हूँ कि वह अधिक सक्षम है, हो सकता है और अधिक सक्षम हो, दिमागी फौलिज के शिकार होने के बावजूद नहीं, बल्कि दिमागी फौलिज का शिकार होने के कारण। यही कारण है कि ईश्वर हमें इतने स्पष्ट रूप से कहता है कि हर चीज़ के लिए हम उसके आभारी हो। हाँ, यह एक विशेष और आश्चर्यजनक चमत्कार है कि लौकिक परिवार ने अपने बेटे को जीवन के रिले रेस में अपना अवसर पाने वाले लड़के के रूप में देखा। उन्होंने उसकी शुरुआत कराई, उसे बैटन थमाई और फिर तब से वह पुराना डेविड दौड़े चला जा रहा है। डेविड की कहानी का सर्वोत्तम हिस्सा नहीं लिखा गया क्योंकि डेविड अभी भी उसे जी रहा है। मेरा विश्वास है कि डेविड जो कुछ भी भविष्य में करेगा, वह जो कुछ उसने अतीत में किया है उससे कहीं आगे होगा। यह रोमांचक है, परंतु इससे भी अधिक रोमांचक यह विचार है कि इस कहानी का मतलब उन लाखों बच्चों के लिए क्या हो सकता है जिनका स्वास्थ्य सामान्य है। यदि डेविड जान था वहां से शुरुआत करके जो कुछ उसके पास था, उससे जो कुछ उसने किया वह कर सकता है। सोचिए, ये सिद्धांत और कार्यविधि यदि अच्छे स्वास्थ्य वाले बच्चों पर लागू किए जाएं तो कितने मायने रखती हैं। यह विचार अद्भुत और रोमांचकारी है। डेविड की कहानी की अब एक उत्तर कथा है। एमरोला टेक्सकोस में एक रात उसकी कहानी सुनाते हुए मैंने देखा कि अगली पंक्ति में बैठे एक युवा दंपत्ति भाव विहीन हो गए। बाद में हम लोग अलग से मिले और उन्होंने उन शिकागो के डॉक्टर का नाम जानना चाहा जो डॉक्टर प्रेस्टन की मृत्यु के बाद वहां पर उसी क्षेत्र में काम कर रहा। उनकी 15 माह की पुत्री को दिमागी फौलिज है और उन्हें आशा है कि उसके लिए कुछ किया जा सकता है। वे अपनी बेटी को शिकागो लेकर गए और परीक्षण के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी की बीमारी के सारे लक्षण थे, परंतु उसे निश्चित रूप से दिमागी फौलिज नहीं था। वह समय से पूर्व पैदा हो गई थी और डॉक्टर ने उसकी स्थिति का गलत आकलन किया था। समय पूर्व पैदा होने के कारण वह सामान्य बच्चे की अपेक्षा कुछ धीमी थी। तो भी क्योंकि वे उसे दिमागी फौलिज का उपचार दे रहे थे, उसने उस बीमारी के सारे लक्षण हासिल कर ली। उन्होंने तुरंत ही उसे एक सामान्य व स्वस्थ बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू किया कर दिया और कुछ ही हफ्तों में दिमागी फौलिज के लक्षण गायब हो गए। हाँ, हम लोगों से उसी तरह का व्यवहार करते हैं जिस तरह हम उन्हें देखते हैं और वे उस व्यवहार पर प्रतिक्रिया करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सकारात्मक हो या नकारात्मक। पुनः यही कारण है कि हमारे लिए अच्छाई ढूंढने वाला होना क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब आप सोपान के शिखर पर हैं, आप सारी पायदान चढ़ आए हैं, इसलिए अब आप जीवन की खुशियों के दरबार हाल की ओर ले जाने वाले दरवाजे के ठीक सामने खड़े हैं। इस मौके पर मैं आपका ध्यान अवसर शब्द की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि स्पष्ट रूप से दरवाजे पर लिखा हुआ। असल में अवसर शब्द को अमेरिका का पर्यायवाची माना जा सकता है। सच तो यह है, अगर आप दोबारा देखेंगे तो यह स्पष्ट है कि अवसर की ही अमेरिका है। केवल अमेरिका जैसे मुक्त उद्यम देश में इन सिद्धांतों से ऐसे परिणाम मिल पाए। अतः आइए स्वतंत्र व बहादुर लोगों की भूमि सुंदर अमेरिका पर एक नज़र डालें। अध्याय 4, खूबसूरत अमेरिका, मुक्त उद्यम बनाम साम्यवाद। सारी पुस्तक में मैं आपको अपने और आप जैसे लोगों के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनाता रहा हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा था, मेरा मानना है कि जीवन एक कहानी है, इसलिए मैंने इन कहानियों को ज़िंदगी से बांधने की कोशिश की ताकि आप जो हैं उससे अधिक होने में, जो करते हैं उससे अधिक करने में और जो आपके पास है उससे अधिक हासिल करने में
आपकी मदद की जा सके। इन कहानियों में हर जाति, नस्ल और रंग के लोग शामिल हैं और वे जिंदगी के हर क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वे कई मायनों में भिन्न हैं, परंतु हर कोई मुक्त उद्यम व्यवस्था में जीने के एक सामान्य बंधन से जुड़ा हुआ है।